अकबर का दरबार सजा हुआ था। अमीर, वजीर, दरबारी, सिपाही सब अपनी अपनी जगह जम चुके थे। अकबर ने अपनी सिंहासन की ऊंचाई से दरबार में दृष्टि डाली और गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, आगे आओ। बीरबल, जो हमेशा की तरह अपनी चुटीली मुस्कान लिए खड़े थे, विनम्रता से आगे बढ़े और सिर झुकाकर बोले, हुक्म हुजूर। अकबर ने आंखें छोटी करते हुए कहा, बीरबल, आज तुम्हें एक अजीब सवाल का जवाब देना है। अगर न दे सके तो 100 दरबारियों के सामने तुम्हें अपने गधे की सवारी करनी होगी। दरबारियों में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ मुस्कुरा दिए, कुछ कानाफूसी करने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, सवाल तो बताइए, फिर सवारी की भी तैयारी करूंगा। अकबर ने जोरदार आवाज में कहा, बीरबल, मुझे बताओ, धरती की पूरी नाप क्या है, यानी धरती कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है। दरबार सन्नाटे में डूब गया। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ऐसा सवाल कौन बता सकता है, धरती की पूरी नाप? कुछ वजीर फुसफुसाने लगे, यह तो कोई बता ही नहीं सकता। बीरबल फंस गया। अब आज तो गधे की सवारी तय है। पर बीरबल हमेशा की तरह एकदम शांत खड़े थे, जैसे सवाल उनके कानों से टकराकर मुस्कुराहट में बदल गया हो। अकबर ने दोहराया, अगर अभी नहीं बताया तो सजा तैयार है। बीरबल ने सिर झुकाया, मानो सोच रहे हों। फिर धीरे से मुस्कराए और बोले, हुजूर, धरती की नाप जानना कोई कठिन कार्य नहीं, बस एक छोटी सी चीज चाहिए। पूरा दरबार चौंक गया। छोटी सी चीज? क्या बीरबल सचमुच जवाब देने वाला है? बीरबल ने कहा, हुजूर, धरती की पूरी लंबाई और चौड़ाई नापने के लिए एक रस्सी चाहिए। अकबर ने चौंक कर पूछा, रस्सी? कैसी रस्सी? बीरबल बोले, एक ऐसी रस्सी जो धरती जितनी लंबी हो। मैं उसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैलाऊंगा और नाप लूंगा। पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। मंत्री, वजीर, सिपाही सब पेट पकड़कर हंसने लगे। एक मंत्री बोला, वाह बीरबल, ऐसी रस्सी कौन लाएगा? दूसरा बोला, धरती के पार तक कौन रस्सी फेंकेगा? अकबर भी खुद को हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने ठहाका लगाया और ताली बजाते हुए बोले, बीरबल, तुमने तो सवाल को सवाल से ही मात दे दी। पर अकबर यूं ही हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने शरारती मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, अगर रस्सी नहीं है तो कोई और तरीका सोचो। बीरबल ने सिर खुजाते हुए कहा, हुजूर, एक और उपाय है। अकबर ने आंखें चौड़ी कर लीं। जल्दी बताओ। बीरबल ने कहा, धरती की नाप वहीं खत्म होती है जहां राजा का हुक्म खत्म होता है। जहां अकबर का राज नहीं, वहां धरती भी नहीं। अब की बार दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मंत्री तो हंसी के मारे दोहरे हो गए। अकबर खुद हंसते हुए सिंहासन से लगभग उठ खड़े हुए। बीरबल ने आगे कहा, धरती के असली नाप को कोई नाप नहीं सकता, क्योंकि हर किसी के लिए धरती का अर्थ अलग है। किसान के लिए उसकी जमीन धरती है, व्यापारी के लिए उसका बाजार धरती है, और सम्राट के लिए उसका राज्य ही पूरी धरती है। दरबार में सराहना की आवाजें गूंजने लगीं। सबने बीरबल की चतुराई की दाद दी। एक वजीर बोला, कितनी गहरी बात कह दी बीरबल ने। दूसरा बोला, इसीलिए तो बीरबल महान हैं। अकबर ने हंसी रोकते हुए गंभीरता से कहा, बीरबल, आज तुमने न सिर्फ मेरा सवाल हल किया, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर भी किया कि हर चीज का मतलब परिस्थिति पर निर्भर है। फिर अकबर ने आदेश दिया,
बीरबल को आज के लिए हास्य रत्न पुरस्कार दिया जाए और एक सोने की मुद्राओं से भरी थैली भेंट की जाए। बीरबल ने मुस्कराते हुए झुककर सलाम किया। दरबार फिर से तालियों से गूंज उठा। अकबर ने हंसी में कहा, और हाँ बीरबल, तुम्हारी गधे की सवारी? बीरबल ने आंख दबाते हुए कहा, हुजूर, आज तो पूरे दरबार ने मिलकर गधे की तरह हंस कर खुद सवारी कर ली। अब तो पूरी महफिल फिर से ठहाकों से भर गई। मंत्री, वजीर, सैनिक सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। निष्कर्ष: बीरबल की इस कहानी से हमें दो बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। एक, सवाल चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, चतुराई और हंसी से हल निकाला जा सकता है। दो, हर चीज का अर्थ देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर। कहानी दो। सम्राट अकबर का दरबार हमेशा से विद्वानों, कलाकारों और चतुर व्यक्तियों से भरा रहता था। लेकिन उस दिन दरबार में एक नया मेहमान आया था, एक विद्वान जो अपने ज्ञान का बड़ा घमंड करता था। उसने देश विदेश के कई राज दरबारों में शास्त्रार्थ किए थे और हर जगह अपने तर्कों से सबको पराजित कर चुका था। उसका नाम था पंडित श्रीधराचार्य। लंबा चौड़ा व्यक्तित्व, माथे पर चमकता तिलक, गले में मोतियों की माला और चाल में ऐसा घमंड कि जैसे जमीन पर चलने का भी एहसान कर रहा हो। उसके आते ही दरबार में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। अकबर ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और पूछा, पंडित जी, हमारे दरबार में पधारने के लिए धन्यवाद। किस प्रयोजन से पधारे हैं? पंडित श्रीधराचार्य ने अभिमान से कहा, महाराज, मैंने सुना है आपके दरबार में बीरबल नामक कोई मंत्री है जो अत्यंत चतुर है। मैं उसे अपने ज्ञान से नीचा दिखाना चाहता हूँ। यदि वह मुझसे हार गया तो समझ लीजिए आपके दरबार का सबसे तेज व्यक्ति भी मुझसे कमतर है। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत भाव से खड़े थे। वे जानते थे कि घमंड किसी भी ज्ञानवान व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या आप तैयार हैं? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो सदैव आपकी सेवा में तत्पर हूँ। पंडित जी से शास्त्रार्थ करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। दरबार में सबकी आंखें चमक उठीं। आज कोई रोचक द्वंद्व देखने को मिलेगा, ऐसा सबको लगा। पंडित श्रीधराचार्य ने बीरबल को घूरते हुए कहा, तो शुरू करें। बिल्कुल, बीरबल ने विनम्रता से कहा। पंडित ने पहला सवाल दागा, बीरबल, बताइए, संसार का सबसे कठिन कार्य क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, घमंड को संभालना। दरबार में एक ठहाका गूंजा, लेकिन पंडित को अपनी तौहीन महसूस हुई। उसने गुस्से को दबाते हुए दूसरा सवाल किया, यदि एक तरफ ज्ञान हो और दूसरी तरफ धन तो किसे चुनना चाहिए? बीरबल ने फिर मुस्कुराकर कहा, जिसके पास ज्ञान हो उसे धन की आवश्यकता नहीं, और जिसके पास धन है, यदि ज्ञान नहीं है तो वह धन भी टिकता नहीं। पंडित तिलमिला गया। उसने सोचा, यह साधारण सवालों से नहीं फंसेगा, कुछ उलझाकर पूछना होगा। वह बोला, अच्छा, एक पहेली पूछता हूँ। यदि तुम्हारे सामने एक बर्तन में दूध हो, एक बर्तन में पानी और एक बर्तन में शराब, तो किसे ग्रहण करोगे? बीरबल ने झुककर कहा, महाराज की आज्ञा से मैं दूध ग्रहण करूंगा, पानी से प्यास बुझाऊंगा और शराब को छोड़ दूंगा, क्योंकि वह विवेक नष्ट करती है। पंडित के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अब व्याकरण में फंसाता हूँ। वह बोला, बीरबल, संस्कृत में विद्या शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? बीरबल मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, विद्या अपने व्यवहार में स्त्रीलिंग है, क्योंकि जिसे साधना पड़े, जो कोमल हो, जो सम्मान की अधिकारी हो, वही स्त्रीलिंग होता है। दरबार एक बार फिर बीरबल की चतुरता पर वाहवाही से गूंज उठा। पंडित अब भीतर ही भीतर क्रोधित था। वह सोच रहा था,
अब तो इस बीरबल को नीचा दिखाना ही होगा, वरना मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी। उसने एक योजना बनाई। वह बोला, ठीक है बीरबल, अब एक शर्त रखते हैं। तुम्हें एक ऐसा सवाल करना है जिसका उत्तर मैं न दे सकूं। यदि तुम सफल रहे तो मैं अपनी हार स्वीकार करूंगा, लेकिन यदि मैं उत्तर दे दूं तो तुम्हें मेरे पैरों में गिरकर क्षमा मांगनी होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, स्वीकार है। बीरबल ने सोचा और फिर बड़ी सरलता से पूछा, पंडित जी बताइए, आपके नाम का पहला अक्षर किसने रखा था? पंडित श्रीधराचार्य अचकचा गए। वह सोचने लगे, मेरे नाम का पहला अक्षर किसने रखा? मेरे माता पिता ने, या किसी पुरोहित ने, या जन्म के समय किसी ज्योतिषी ने? लेकिन सटीक उत्तर देना कठिन था। वह बगले झांकने लगा। दरबार में सभी लोग उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे। पंडित जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। काफी देर सोचने के बाद उसने झेंपते हुए कहा, मुझे इसका उत्तर नहीं पता। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, पंडित जी, घमंड से बड़ा बोझ कोई नहीं। आपका नाम चाहे जिसने रखा हो, लेकिन आज आपने अपनी प्रतिष्ठा स्वयं खो दी। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुमने आज फिर अपनी बुद्धिमानी से दरबार की गरिमा बचाई। पंडित श्रीधराचार्य ने सिर झुकाकर हार स्वीकार की और बीरबल से क्षमा मांगी। दरबारियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से बीरबल का स्वागत किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पंडित श्रीधराचार्य ने महसूस किया कि घमंड के कारण वह आज सबके सामने नीचा दिखा। उसने बीरबल से निवेदन किया, बीरबल जी, मुझे सही मार्ग पर चलने का उपदेश दीजिए। बीरबल ने विनम्रता से कहा, विद्वता का अर्थ है ज्ञान को जितना बांटो उतना बढ़े, और घमंड को जितना पालो उतना घटे। ज्ञानी वही है जो नम्र हो, जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं बल्कि सेवा करे। पंडित की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने हृदय से बीरबल को प्रणाम किया और प्रतिज्ञा की कि अब वह अपने ज्ञान का उपयोग केवल भलाई के लिए करेगा, न कि दिखावे के लिए। सम्राट अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल न केवल चतुर है बल्कि वह सच्चे अर्थों में ज्ञानी भी है। और आज उन्होंने यह सिद्ध कर दिया। उस दिन से पंडित श्रीधराचार्य अकबर के दरबार का नियमित सदस्य बन गया, पर इस बार एक बदले हुए हृदय के साथ। अब वह दूसरों को घमंड नहीं, विनम्रता का पाठ पढ़ाता था। जब दरबार समाप्त हुआ, एक नौजवान दरबारी ने बीरबल से पूछ लिया, बीरबल जी, आपने इतना आसान सवाल पूछकर ही पंडित जी को पराजित कर दिया। यह कैसे संभव हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां ज्ञान का गर्व हो, वहां कठिन सवाल काम नहीं आते। वहां सरलता ही सबसे कठिन हथियार बन जाती है। दरबार के गलियारों में यह बात फैल गई। जो घमंड में चूर हो, उसे गिराने के लिए बड़े प्रयास की आवश्यकता नहीं, बस समय और चतुराई चाहिए। और बीरबल की यह कहानी युगों युगों तक सुनाई जाती रही। कहानी 3। सम्राट अकबर के दरबार में हर रोज नए नए फरियादी आते थे। कोई न्याय चाहता था, कोई सलाह, और अकबर का सबसे भरोसेमंद सलाहकार था बीरबल। उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में थे। एक दिन दरबार में एक बहुत ही अजीब मामला आया। एक व्यापारी पर बेईमानी का आरोप लगा था, लेकिन व्यापारी इतना चालाक था कि किसी के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। उस दिन दरबार में एक साधारण किसान हरिदास आया। वह दरबार के बीचों बीच सिर झुकाए खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता और दुख की लकीरें थीं। अकबर ने आदेश दिया, बताओ किसान, तुम्हारी फरियाद क्या है? हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा,
जहां पनाह, मैं गांव का एक साधारण किसान हूं। कुछ दिन पहले मैंने अपना गेहूं बेचने के लिए बाजार के सबसे बड़े व्यापारी मदनलाल को सौंपा था। हमने तय किया था कि वह मेरा माल बेचकर मुझे पूरी रकम देगा, पर अब वह मुकर रहा है। कहता है कि मेरा गेहूं सड़ गया और मैं कोई पैसे नहीं पा सकता। लेकिन हकीकत यह है कि उसने सारा अनाज बेच दिया और रकम हड़प ली। दरबार में हलचल मच गई। मदनलाल, जो कि दरबार में ही मौजूद था, तुरंत बोला, महाराज, यह किसान झूठ बोल रहा है। उसका गेहूं सच में खराब था। मैंने कोई धोखा नहीं किया। मेरे पास इसके समर्थन में कई गवाह भी हैं। मदनलाल ने अपने कुछ साथी व्यापारियों को भी खड़ा कर दिया, जो झूठी गवाही देने को तैयार थे। अकबर सोच में पड़ गए। सीधा फैसला देना कठिन था। गवाह भी व्यापारी के पक्ष में थे। ऐसे में सच्चाई कैसे सामने लाई जाए? तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल, अब यह मामला तुम्हारे हवाले। देखो सच कैसे बाहर आता है। बीरबल कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने किसान और व्यापारी दोनों को ध्यान से देखा। फिर बोले, मैं आज रात दोनों पक्षों की परीक्षा लूंगा। कल सबको सच्चाई पता चल जाएगी। उन्होंने मदनलाल से कहा, आज रात तुम्हें अपने गोदाम में उसी अनाज के कुछ बोरे रखवाने होंगे जहां वह किसान का गेहूं रखा गया था। कल सुबह हम सब वहां जाकर जांच करेंगे। मदनलाल को कोई खतरा नहीं दिखा। उसे लगा कि बोरे तो अब खाली पड़े हैं, इसलिए वह मान गया। हरिदास किसान भी बीरबल पर पूरा भरोसा करके वापस चला गया। सुबह सुबह दरबार लगा। अकबर, बीरबल, मदनलाल, किसान और कुछ दरबारी सब मदनलाल के गोदाम पर पहुंचे। बीरबल ने आदेश दिया, सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं, कोई अंदर बाहर न हो। फिर बीरबल ने सबको बुलाकर एक अजीब सा आदेश दिया, हर कोई इस गोदाम की दीवार को छूकर प्रण करे। मैं सच्चे मन से कहता हूं कि इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं हुई। पहले मदनलाल के साथी गए। उन्होंने दीवार को छुआ और जोर से बोले, हम सच्चे हैं। जब मदनलाल की बारी आई तो वह थोड़ा झिझका, लेकिन फिर भी दीवार को छूकर वही वाक्य दोहरा दिया। अब किसान हरिदास की बारी थी। उसने पूरे विश्वास से दीवार को छुआ और बोला, मैं सच कहता हूं, मेरा गेहूं बेईमानी से हड़पा गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। अकबर थोड़े उलझे हुए थे, लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने सबकी हथेलियां जांचनी शुरू कर दी और एक चौंकाने वाली बात सामने आई। हर किसी के हाथ पर थोड़ा बहुत काला रंग लगा था, लेकिन मदनलाल के हाथ बिल्कुल साफ थे। बीरबल ने मुस्कराते हुए ऐलान किया, जहां पनाह, सच्चाई सामने है। अकबर चौंक उठे। बीरबल, यह कैसे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैंने रात को गोदाम की दीवारों पर एक खास चिपचिपा काला रंग लगवा दिया था। जो कोई भी दीवार को सचमुच छूता, उसके हाथ पर रंग लगता। लेकिन जो झूठा होता, वह डर के मारे दीवार को छूने का नाटक करता, पर सच में छूता नहीं। मदनलाल के हाथ बिल्कुल साफ हैं, इसका मतलब वह सच में दीवार को नहीं छू पाया, क्योंकि उसके मन में चोर था। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। किसान हरिदास की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, मदनलाल को उसकी बेईमानी के लिए सजा दी जाए और किसान को पूरा हक दिलाया जाए। साथ ही भविष्य में बाजार में ईमानदारी का पालन करवाया जाए। मदनलाल गिड़गिड़ाता रह गया, लेकिन न्याय हो चुका था। बीरबल की युक्ति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि
ईमानदारी भले देर से जीते, लेकिन जीत हमेशा उसकी ही होती है। कहानी की सीख। ईमानदारी ही सच्ची पूंजी है। धोखा चाहे जितना भी चतुराई से दिया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है, और सच्चाई की जीत सबकी भलाई लाती है। कहानी 4। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में विराजमान थे। दरबारियों की भीड़ थी, हंसी मजाक चल रहा था। उसी समय एक नया मंत्री, जो हाल ही में दूर प्रदेश से अकबर के दरबार में आया था, अपनी चतुराई का खूब प्रदर्शन कर रहा था। उस मंत्री का नाम था फजल खान। फजल खान बहुत चतुर था, परंतु उसमें ईमानदारी की भारी कमी थी। वह मीठी मीठी बातें करके दरबार में सबका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे वह अकबर के काफी करीब भी आ गया। बीरबल ने उसकी बातों में एक बनावटीपन महसूस किया। बीरबल सोच रहे थे, यह आदमी बाहर से मीठा है, लेकिन भीतर से कुछ तो गड़बड़ है। इसकी असलियत सामने लानी ही होगी। कुछ ही दिनों में फजल खान ने दरबार में अपने प्रभाव का इस्तेमाल शुरू कर दिया। राजकोष से वह छोटी छोटी रकमें अपने फायदे के लिए इधर उधर करने लगा। बाहर से सब कुछ सही दिख रहा था, लेकिन असल में गड़बड़ियां हो रही थीं। एक दिन एक किसान दरबार में आया। किसान ने शिकायत की कि उसे राजकोष से मिलने वाली सहायता राशि में कटौती हो गई है। अकबर ने गुस्से में पूछा, किसने काटी है ये राशि? मंत्री फजल खान ने बड़ी सफाई से जवाब दिया, जहां पनाह राजकोष में कुछ तंगी चल रही थी, इसलिए थोड़ा बहुत काटना पड़ा। सब आपकी भलाई के लिए किया है। अकबर ने बात मान ली, लेकिन बीरबल ने तय कर लिया कि अब इस मंत्री की असलियत सबके सामने लानी ही होगी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और उन्होंने बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे आपकी और मंत्री फजल खान की मदद चाहिए एक बेहद मुश्किल सवाल में। अकबर मुस्कुराए, बताओ बीरबल, क्या समस्या है? बीरबल बोले, मेरे पास एक बकरी है जो पिछले हफ्ते अचानक मोती उगलने लगी है, लेकिन अब वह मोती उगलना बंद कर दी है। मैं चाहता हूं कि मंत्री फजल खान उसकी देखभाल करें ताकि बकरी फिर से मोती उगलने लगे। पूरा दरबार हंसी में डूब गया। सबको लगा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं, लेकिन बीरबल बिल्कुल गंभीर थे। अकबर ने भी मजाक में कहा, ठीक है मंत्री फजल खान, अब ये बकरी आपके हवाले। देखिए इसे मोती उगलवाना कैसे संभव होगा। मंत्री बेचारा सोच में पड़ गया। उसे समझ आ गया कि बीरबल उसे बेवकूफ बना रहे हैं, परंतु अगर वह इनकार करता तो दरबार में उसकी बेइज्जती हो जाती। वह बकरी लेकर महल के बाहर चला गया और सोचने लगा, अब क्या करूं? अगर बकरी मोती ना उगले तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। वह रात भर परेशान रहा। अगली सुबह वह थकाहारा दरबार में लौटा। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों मंत्री साहब, बकरी ने मोती उगले? मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, बकरी से मोती उगलवाना असंभव है। बीरबल ने झट से कहा, जहां पनाह, जैसे बकरी से मोती निकलवाना असंभव है, वैसे ही फजल खान से ईमानदारी निकलवाना असंभव है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने फिर राजा के सामने सबूतों के साथ फजल खान के भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया। अकबर ने तुरंत मंत्री को पद से हटा दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की खूब तारीफ की। बीरबल ने फजल खान को दरबार से बेइज्जत करवा दिया था, लेकिन फजल खान ने हार नहीं मानी थी। वह भीतर ही भीतर बीरबल से बदला लेने की साजिशें रचने लगा। कुछ महीनों बाद फजल खान ने चुपचाप एक योजना बनाई।
उसने राज्य के एक दूरदराज के गांव से नकली साधु बुलाए। उनका उद्देश्य था बीरबल की छवि को धूमिल करना। फजल खान ने उन साधुओं को दरबार में लाकर यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि बीरबल राजा के लिए अशुभ हैं और अगर बीरबल दरबार में रहेंगे तो अकबर का राजपाट खतरे में पड़ सकता है। धीरे धीरे कुछ दरबारी भी शक करने लगे। बीरबल को सारी बातों की भनक लग गई थी, पर उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने ठान लिया था कि इस बार फजल खान को सबके सामने करारी शिकस्त देंगे, वो भी एक मजेदार तरीके से। एक दिन बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, जहां पनाह मैंने सपना देखा है कि जो आदमी झूठा है उसके चेहरे पर आज काले निशान दिखाई देंगे। अकबर ने उत्सुकता से सबकी तरफ देखा। बीरबल ने कहा, आज दरबार में जो भी आए उसे इस खास जादुई दर्पण के सामने से गुजरना होगा। झूठे व्यक्ति के चेहरे पर निशान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। यह जादुई दर्पण असल में कोई जादू नहीं था। बीरबल ने बस एक साधारण दर्पण के पीछे काजल लगा रखा था। जो भी डर के मारे बार बार चेहरा छुएगा उसके हाथ पर काजल लग जाएगा और वह अपना चेहरा गंदा कर बैठेगा। फजल खान को डर लगने लगा। वह बार बार अपना चेहरा छूने लगा और जब वह दर्पण के सामने आया तो उसके चेहरे पर काले धब्बे फैल चुके थे। दरबार में सबने यह देखा और जोर जोर से हंसने लगे। अकबर ने गुस्से में आकर फजल खान को पकड़वा लिया। फिर बीरबल की चतुराई से प्रभावित होकर उन्होंने बीरबल को राज्य रत्न की उपाधि दे दी। बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह न्याय और सच्चाई की हमेशा विजय होती है। दरबार एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी के किस्सों से गूंज उठा। सीख, झूठ और चालाकी ज्यादा समय तक नहीं टिकते। सच्चाई और बुद्धिमानी हमेशा विजयी रहती है। बीरबल की चतुराई ने हमेशा अकबर दरबार को गर्वित किया था, लेकिन जहां चतुराई हो वहीं जलन भी जन्म लेती है। फजल खान, जिसे बीरबल ने बेइज्जत कर दरबार से निकलवाया था, अब भीतर ही भीतर बदला लेने की आग में जल रहा था। रात का समय, एक वीरान जगह। आसमान में बादल गरज रहे हैं। एक धुंधली लालटेन की रोशनी में फजल खान बैठा है। फजल खान आंखों में आग लिए, बीरबल, तूने मुझे जहांपनाह के सामने बेइज्जत किया। अब देख, मैं तुझे तेरी ही चतुराई में फंसाकर दरबार से बाहर करूंगा। वह अपने विश्वासपात्रों से सलाह करता है। सब मिलकर एक खतरनाक योजना बनाते हैं। कुछ ही दिनों में फजल खान एक बूढ़े साधु को दरबार में लाता है। वह साधु दिखने में तपस्वी जैसा लगता था, लेकिन असल में एक नौटंकीबाज था। साधु ने दरबार में भविष्यवाणी की, राजा अकबर, आपके दरबार में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके राज्य के पतन का कारण बनेगा। अगर उसे तुरंत दरबार से न निकाला गया तो बड़ा संकट आ सकता है। अकबर चिंतित हो गए। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। फजल खान ने मौके का फायदा उठाते हुए इशारा किया, जहांपनाह, कहीं यह संकेत बीरबल की ओर तो नहीं। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। वह जानते थे यह सब फजल खान की चाल है। लेकिन इस बार स्थिति कठिन थी, क्योंकि साधु का प्रभाव आम जनता और दरबारियों पर भी बढ़ने लगा था। कुछ दरबारी भी कहने लगे, जहांपनाह, अगर इतना बड़ा संकट आने वाला है तो एहतियात में बीरबल को कुछ दिन के लिए दरबार से दूर कर देना चाहिए। अकबर असमंजस में थे। उन्हें बीरबल पर विश्वास था, लेकिन प्रजा की भलाई सबसे ऊपर थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें कुछ समय के लिए दरबार से अवकाश लेना होगा। यह हमारे राज्य की भलाई के लिए जरूरी है।
बीरबल ने बिना किसी गिले शिकवे के सिर झुका लिया। उन्होंने सोचा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, असली चाल तो अब चलेगा बीरबल। बीरबल ने दरबार से जाते ही एक योजना बनाई। उन्होंने अपना भेष बदलकर एक साधारण व्यापारी का रूप धारण किया। छुपते छुपाते वह शहर के बीचों बीच एक दुकान खोली, जहां वे अनोखे सवाल जवाब का खेल खिलाते थे। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान शहर में प्रसिद्ध हो गई। लोग दूर दूर से आने लगे और बीरबल के बुद्धिमानी भरे सवालों का जवाब ढूंढने में अपना समय लगाने लगे। बीरबल ने धीरे धीरे साधु के असली चेहरे को उजागर करने के लिए एक चतुर योजना बनाई। एक दिन बीरबल ने शहर में यह अफवाह फैलाई, जो भी उस साधु के पास जाएगा वह अगले 7 दिन में गरीबी में डूब जाएगा। लोग डरने लगे। साधु के पास भक्तों का आना बंद हो गया। साधु परेशान हो गया। उसने फजल खान से शिकायत की, महाराज, यहां तो मेरा जादू ही नहीं चल रहा, लोग मुझसे दूर भाग रहे हैं। फजल खान बेचैन हो गया। अब उसे लगा कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है। इसी समय बीरबल ने एक भव्य योजना बनाई। उन्होंने राजा अकबर के दरबार में एक संदेश भिजवाया, जहां पनाह, मैं जानता हूं उस साधु की असलियत, पर इसे साबित करने के लिए एक परीक्षण चाहिए। अगर अनुमति मिले तो साधु को अग्नि परीक्षा देनी होगी। अकबर ने सोचते हुए कहा, अकबर, अगर साधु सच्चा है तो अग्नि परीक्षा में बच जाएगा, अगर झूठा है तो पकड़ा जाएगा। सभी सहमत हो गए। पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। साधु को बुलाया गया। बीरबल ने आदेश दिया, अगर तुम सच में तपस्वी हो तो इस अंगारे से भरे रास्ते पर नंगे पांव चलकर दिखाओ। साधु का चेहरा पीला पड़ गया। वह इधर-उधर देखने लगा, फिर लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटने लगा। अकबर ने गुस्से में कहा, तो तुम झूठे निकले। बीरबल ने साधु का नकली चोला उतारा और सबके सामने उसका असली चेहरा उजागर कर दिया। पता चला वह तो पेशेवर ठग था जिसे फजल खान ने पैसे देकर बुलाया था। अकबर ने फजल खान को बुलाया और कड़ी नजरों से देखा। फजल खान, तूने न केवल मेरे सबसे प्रिय मंत्री पर झूठा आरोप लगाया, बल्कि मेरे राज्य को भी धोखा दिया। इसका दंड कठोर होगा। फजल खान हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, लेकिन अकबर ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। वहीं बीरबल को फिर से दरबार में सम्मान सहित बुलाया गया। जहां पनाह, सच्चाई को चाहे जितना दबा लिया जाए, एक दिन वह सूरज की तरह चमकती है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। पूरा दरबार बीरबल की जय के नारों से गूंज उठा। सीख है, झूठ की बुनियाद ज्यादा देर तक नहीं टिकती। बुद्धि और धैर्य से सबसे कठिन चाल को भी मात दी जा सकती है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, अक्सर खुद उसमें गिरते हैं। कहानी 5। एक दिन गर्मियों की दोपहर में, जब लाल किले के फव्वारे भी गर्म हवा से राहत नहीं दे पा रहे थे, अकबर का मन कुछ नया करने का हुआ। वह चाहते थे कि दरबार में फिर से उत्साह भर जाए। अकबर ने अपनी राजगद्दी पर बैठे बैठे ऐलान किया, आज मैं दरबारियों से 4 ऐसे सवाल पूछूंगा जिनका उत्तर देना आसान नहीं होगा, और जो इन चारों का उत्तर देगा उसे मैं मोतीजड़ित हार भेंट करूंगा। यह सुनकर दरबार में खुसर-पुसर शुरू हो गई। सभी दरबारी आपस में सिर जोड़कर चर्चा करने लगे। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, जहां पनाह, सवाल पूछिए। अगर आपका हुक्म है तो बीरबल कोशिश जरूर करेगा। अकबर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान खेल गई।
उन्होंने संकेत किया और पहले सवाल का ऐलान किया। पहला सवाल, दुनिया में सबसे पहले कौन पैदा हुआ था? पूरा दरबार सन्न रह गया। ये कैसा सवाल था? कोई कहता आदम, कोई कहता हव्वा, कोई दार्शनिक बातें करने लगा। बीरबल ने जरा भी हिचकिचाए बिना मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया में सबसे पहले समय पैदा हुआ था। क्योंकि अगर समय न होता तो न जन्म होता न मृत्यु। समय ही साक्षी है सब घटनाओं का। अकबर ने ताली बजाई और बोले, वाह बीरबल, बहुत बढ़िया उत्तर। दरबारियों ने दबी आवाज में सराहना की, कुछ तो जलन भी महसूस कर रहे थे। दूसरा सवाल, आज तक ऐसा कौन सा फल पैदा नहीं हुआ जिसे आदमी ने खाया हो? यह सुनते ही दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ दरबारी अपने माथे पर हाथ रखकर सोचने लगे। कुछ तो पास खड़े सेवकों से भी मदद मांगने लगे। बीरबल ने फिर बिना समय गवाए जवाब दिया, जहां पनाह, वह फल जो अब तक पैदा ही नहीं हुआ, उसे भला कौन खा सकता है? आठ उत्तर है, जो फल अभी तक पैदा नहीं हुआ। अकबर ने जोर का ठहाका लगाया। दरबार में भी मुस्कुराहटें बिखर गईं। बीरबल, तुम तो कमाल कर देते हो। अकबर बोले। तीसरा सवाल, अगर एक आदमी को अपनी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी में एक ही काम करना हो तो वह क्या करेगा? यह सवाल सुनते ही दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। सभी लोग सोचने लगे कि अकबर का यह सवाल क्या हो सकता है, इस सवाल का सही उत्तर क्या हो सकता है। फिर बीरबल ने चुपचाप दरबार के बीचों बीच जाकर जवाब दिया, जहां पनाह, वह आदमी एक ही काम करेगा, वह सांस लेगा। क्योंकि अगर वह सांस नहीं लेगा तो उसके पास कोई और काम करने का मौका नहीं रहेगा। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सांस लेना है, और अगर वह न करे तो उसे कोई दूसरा काम करने का मौका नहीं मिलेगा। अकबर एक पल के लिए चुप हो गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम तो सचमुच अद्भुत हो। दरबार में फिर से खुसर पुसर शुरू हो गई। लोग बीरबल की चतुराई को सराहने लगे। चौथा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो दिन में 3 बार जन्म लेती है और 3 बार मरती है? यह सवाल सुनते ही दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह तैरने लगे। कुछ दरबारी एक दूसरे की ओर ताकने लगे, जैसे कह रहे हों, इसका तो उत्तर नामुमकिन है। लेकिन बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां पनाह, सूरज ही वह चीज है जो दिन में 3 बार जन्म लेती है और 3 बार मरती है। सुबह उगता है, दोपहर में अपने शिखर पर पहुंचता है और शाम को अस्त होता है। हर दिन उसकी यात्रा नए जीवन और नई मृत्यु जैसी प्रतीत होती है। अकबर अपनी गद्दी से उठकर खड़े हो गए और बीरबल के पास जाकर बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे बुद्धिमान रत्न हो। फिर अकबर ने अपने निजी कोष से एक भारी मोतीजड़ित हार निकालकर बीरबल के गले में पहना दिया। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। इस घटना के बाद बीरबल की प्रशंसा चारों दिशाओं में फैल गई। अन्य राज्यों के राजा भी बीरबल की कहानियां सुनने लगे। पर बीरबल वही रहे, सरल, विनम्र और जनता के सेवक। जब कोई बीरबल से उनकी बुद्धिमानी का राज पूछता तो वह हंसकर कहते, जो भी प्रश्न आता है उसे दिल से सुनो और फिर हृदय से सोचो, उत्तर अपने आप मिल जाएगा। बीरबल का यही सिद्धांत था, सरलता में ही असली ज्ञान छुपा होता है। उन्हें दिखावा नहीं भाता था। वे जानते थे कि विद्या का असली मूल्य तभी है जब वह दूसरों के भले में लगे। अंत एक सीख, चतुराई केवल उत्तर देने में नहीं है, बल्कि हर उत्तर में विनम्रता और सेवा का भाव होना चाहिए। अकबर और बीरबल की इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि
कठिन से कठिन सवालों का भी हल धैर्य और चतुराई से निकाला जा सकता है। अपनी बुद्धिमानी का उपयोग कभी घमंड करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। कहानी 6। दिल्ली के लाल किले में बादशाह अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान, बहस और अद्भुत घटनाओं से भरा रहता था। विद्वान, शायर, फकीर और कई बुद्धिजीवी रोज वहां आते थे और अकबर बड़ी रुचि से हर चर्चा में भाग लेते थे। पर दरबार की असली जान था बीरबल। उसकी चतुराई और हाजिर जवाबी की मिसालें न केवल दिल्ली में बल्कि दूरदराज के इलाकों तक फैली थीं। एक दिन जब मौसम सुहावना था और बादशाह अकबर का मूड बेहद अच्छा था, उन्होंने दरबार में एक चुनौती रखी। आज अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुद सबका इम्तिहान लूंगा। जो मुझे निरुत्तर कर दे उसे मैं इनाम दूंगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर को निरुत्तर करना असंभव बात थी, लेकिन बीरबल के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। तो शुरू करें हुजूर, बीरबल ने अदब से कहा। अकबर ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, ज़रूर बीरबल, पर ध्यान रहे सवाल ऐसा होना चाहिए जो मेरे ज्ञान, तर्क और समझ को चुनौती दे। बीरबल ने सिर झुकाया और सोचने लगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई बीरबल की अगली चाल देखने को उत्सुक था। कुछ पल बाद बीरबल ने सिर उठाया और मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं एक सवाल पूछूं? पूछो बीरबल, अकबर ने कहा। बीरबल ने हल्की आवाज में पूछा। जहांपनाह, बताइए इस समय आप कहाँ हैं? अकबर हंस पड़े। क्या अजीब सवाल है बीरबल। मैं यहाँ अपने दरबार में अपने सिंहासन पर बैठा हूँ। बीरबल ने तुरंत कहा, हुजूर, लेकिन क्या आप निश्चित हैं कि आप वास्तव में यहाँ हैं? अकबर थोड़े चौंके। उन्होंने फिर दृढ़ता से कहा, हाँ, मैं निश्चित हूँ। मैं अपने दरबार में अपने दरबारियों के बीच हूँ। बीरबल ने सिर झुकाया और फिर पूछा, लेकिन हुजूर, सपने में भी तो हम किसी जगह खुद को महसूस करते हैं और उस वक्त हमें वो बिल्कुल सच लगता है। यदि यह जीवन भी एक सपना हो तो? दरबार में एक गहरी चुप्पी छा गई। बीरबल का सवाल सीधा बादशाह के चेतन मन को चुनौती दे रहा था। अकबर ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, नहीं बीरबल, मैं जाग रहा हूं। मैं देख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। बीरबल ने फिर मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, जब आप सोते हैं तो भी सपनों में आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सपने में भी हर चीज वास्तविक प्रतीत होती है। तब कैसे कह सकते हैं कि अभी का अनुभव सपना नहीं? अब अकबर का चेहरा गंभीर हो गया था। उन्होंने हाथों से अपने गालों को छुआ, जमीन पर पैर पटके, अपने वस्त्रों को छुआ, पर बीरबल का सवाल मन में एक बीज बो चुका था। दरबार में सभी दरबारी भी एक दूसरे को देखने लगे। क्या सच में ये सब एक सपना हो सकता था? अकबर ने गहरी सांस ली। तो तुम्हारा कहना है बीरबल कि जीवन और सपना दोनों में कोई भेद नहीं? बीरबल ने नम्रता से कहा, हुजूर, भेद तब तक नहीं जब तक हम जाग न जाएं। सपना तो केवल जागने पर ही सपना प्रतीत होता है। तब तक वह भी सच लगता है। अकबर पहली बार चुप हो गया। उसने बीरबल को देखा और फिर पूरे दरबार पर नजर दौड़ाई। तो फिर अकबर ने धीमे से कहा, कैसे जाने कि अभी हम सपना देख रहे हैं या जाग रहे हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और बोला, यही तो सवाल है जहांपनाह, और इसी सवाल ने आपको निरुत्तर कर दिया। पूरा दरबार स्तब्ध था। ऐसा पहली बार हुआ था कि अकबर को किसी सवाल का उत्तर नहीं सूझा। अकबर ने अपने सिंहासन पर पीठ टिकाई और एक गहरी मुस्कान के साथ ताली बजाई।
वाह बीरबल, तुमने सचमुच मुझे निरुत्तर कर दिया। तुमने न केवल मेरी बुद्धि को बल्कि मेरे अस्तित्व को भी चुनौती दे दी। फिर उन्होंने ऐलान किया, बीरबल को आज सोने की 100 मुद्राएं इनाम स्वरूप दी जाए और साथ ही दरबार के विद्वानों के सामने इनकी प्रशंसा में एक काव्य रचाया जाए। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। दरबार तालियों और जय जयकार से गूंज उठा। अगले दिन बीरबल अकेले में अकबर से मिलने पहुंचे। हुजूर, यदि इजाजत हो तो एक और बात कहूं? अकबर मुस्कुराए, कहो बीरबल, तुम्हारी बातें सुनना हमेशा सुखद होता है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह जो सपना है और जो जागृत अवस्था है, उनमें एक अंतर जरूर है। सपना हमें भ्रम में डाल सकता है, लेकिन जब हम जागते हैं तब हम दूसरों को भी उसी चेतना में देखते हैं। यदि आप सच में सपने में होते तो आप अकेले सपने में होते, लेकिन यहां हम सब हैं, सोचते हुए, सवाल पूछते हुए, बहस करते हुए। यही प्रमाण है कि हम जाग रहे हैं। अकबर ने गहरी सांस ली और फिर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो मेरे मन के सारे प्रश्नों का समाधान कर दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। धन्यवाद हुजूर। उस दिन के बाद अकबर ने सीखा कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं दिया जा सकता। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सोचने के लिए होते हैं, हल करने के लिए नहीं। और बीरबल वह हमेशा के लिए अकबर के दिल में सबसे बुद्धिमान साथी बनकर अमर हो गया। कहानी 7। दिल्ली का लाल किला। सम्राट अकबर का भव्य दरबार। मखमली गलीचों पर राजाओं महाराजाओं जैसी शानो शौकत। सोने की गद्दियां, चांदी की दीवारें और बीचों बीच बैठा था भारत का सबसे न्यायप्रिय सम्राट अकबर। आज दरबार कुछ ज्यादा ही भरा भरा था। बड़े बड़े अमीर, वजीर, सैनिक, कारीगर और सलाहकार इकट्ठे हुए थे। बात भी ऐसी थी। सम्राट ने घोषणा की थी, आज हम एक ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका सही उत्तर देने वाले को मिलेगा हमारा खास इनाम, सोने का ताज। हर कोई जोश में था। सब सोच रहे थे, आज तो किस्मत चमक जाएगी। बीरबल भी अपनी शांत मुस्कान के साथ दरबार में आ बैठे। अकबर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज तुम्हारी परीक्षा होगी। लेकिन सावधान, सवाल थोड़ा अजीब है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे। तभी अकबर ने दरबार में ऊंचे स्वर में ऐलान किया, बताइए दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? पूरा दरबार एक पल को सन्नाटा बन गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हर कोई एक दूसरे की ओर देखने लगा। कहीं सम्राट मुझ पर तो नहीं हंस रहे? कुछ दरबारी तो धीरे धीरे सिर झुकाकर अपनी जगह में समाने लगे। किसी ने कुछ कहा नहीं। डर था, अगर किसी को मूर्ख कहा तो दुश्मनी, और अगर गलती से सम्राट को कहा तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया, यह सवाल जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। यह दरबार की चालाकी, समझदारी और डर को परखने का तरीका था। बीरबल धीरे धीरे उठे, दरबार के बीच में आए, चारों ओर एक नजर दौड़ाई। सबकी नजरें बीरबल पर टिकी थीं। तभी बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो मैं सब मूर्खों को एक कतार में खड़ा कर सकता हूं। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने हंसते हुए कहा, जाओ बीरबल, दरबार तुम्हारा है, जो करना हो करो। बीरबल ने सबसे पहले एक सिपाही को बुलाया और धीरे से कान में कुछ फुसफुसाया। सिपाही दौड़कर महल के बाहर चला गया। कुछ देर बाद दरबार के सामने मैदान में एक बड़ा सा लकड़ी का घेरा बना दिया गया।
और उसमें एक तख्ती टांग दी गई जिस पर लिखा था, केवल मूर्ख लोग ही इस घेरे के अंदर आएं। पूरा दरबार हक्का बक्का। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब बीरबल ने ऐलान किया, जिन्हें लगता है कि वे मूर्ख नहीं हैं, वे बाहर रहें, और जिन्हें खुद पर शक है वे इस घेरे में खड़े हो जाएं। सब सोचने लगे, अगर मैं बाहर रहूं तो समझदार कहलाऊंगा, लेकिन अगर बीरबल ने कोई चाल चली हो, अगर बाहर रहने वालों को ही मूर्ख साबित कर दिया जाए तो? दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। किसी ने कहा, बीरबल चालाक है, उसकी बातों में मत फंसना। दूसरे ने कहा, नहीं भाई, जो घेरा छोड़ देगा वही फंसेगा। धीरे धीरे डर के मारे एक एक दरबारी घेरे में जाकर खड़ा होने लगा। पहले 2, फिर 5, फिर 10, फिर 20। आधी से ज्यादा दरबार उस घेरे में। बीरबल चुपचाप मुस्कुराते रहे। उन्होंने फिर कहा, अब जो बच गए हैं उनके लिए अलग घेरा बनाया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़े मूर्ख वो हैं जो सोचते हैं कि वे कभी मूर्ख हो ही नहीं सकते। इतना सुनते ही बचे खुचे दरबारी भी दौड़कर घेरे में शामिल हो गए। अब दरबार में कोई भी बाहर नहीं बचा था। हर कोई उस घेरे के अंदर, और सबके चेहरे शर्म से लाल। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, आज तुमने सच में साबित कर दिया कि मूर्खता का कोई एक चेहरा नहीं होता, हर कोई कभी ना भी मूर्ख बनता है। बीरबल ने सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, जहां सोचने की स्वतंत्रता नहीं वहां मूर्खता स्वाभाविक हो जाती है, और जहां डर ज्यादा हो वहां समझदार भी मूर्ख बन जाता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने अपनी अंगूठी उतारी और बीरबल को इनाम स्वरूप भेंट कर दी। साथ ही कहा, बीरबल, तुमने आज यह साबित कर दिया कि असली बुद्धिमान वही है जो अपनी मूर्खता को भी पहचान सके। कुछ दिन बाद दरबार में अकबर ने फिर एक सभा बुलाई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने उस दिन दरबार के मूर्खों को पहचान लिया। अब बताओ, सबसे समझदार कौन है? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, जो कभी अपने आप को समझदार साबित करने में समय बर्बाद नहीं करता वही सबसे बुद्धिमान होता है। अकबर ने ठहाका लगाया और पूरे दरबार ने मिलकर बीरबल को सम्मान दिया। दुनिया के सबसे चतुर सलाहकार का खिताब। कहानी से सीख, मूर्खता का अहंकार सबसे बड़ी मूर्खता है। समझदारी केवल सवालों के जवाब में नहीं बल्कि हालात की समझ में होती है। डर और भ्रम इंसान को विवेकहीन बना सकते हैं। कभी खुद को परिपूर्ण न समझो, हर किसी में सीखने की गुंजाइश रहती है। कहानी 8। यह घटना उस समय की है जब अकबर और बीरबल का दरबार अपने शिखर पर था। अकबर के दरबार में सबसे योग्य और सबसे चतुर दरबारी बीरबल थे। उनकी बुद्धिमत्ता के कारण अकबर अक्सर उन्हें अपने निर्णयों में सलाह देते थे। लेकिन उनके दरबार में कई ऐसे दरबारी भी थे जिनका ज्ञान कम था और वे अक्सर अपनी मूर्खताओं से दरबार में हलचल मचाते रहते थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक गंभीर मामला आया। राजा के समक्ष एक महत्वपूर्ण फैसला था और दरबारियों के बीच बहस शुरू हो गई थी। यह फैसला राज्य के राजस्व से जुड़ा हुआ था और अकबर को पूरी उम्मीद थी कि उसके दरबारियों के बीच से कोई अच्छा समाधान निकलेगा। अकबर ने सोचा कि वह बीरबल से इस मामले में राय लेंगे, क्योंकि बीरबल का विवेक और बुद्धि हमेशा उन्हें सही दिशा दिखाती थी। लेकिन उस दिन दरबार में एक नया मोड़ आया जब एक मूर्ख दरबारी ने अपना मत व्यक्त किया और उसकी बातों ने दरबार को चौंका दिया। मूर्ख दरबारी का प्रस्ताव। अकबर ने दरबारियों से पूछा,
हमें अपनी जमीन से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? इस पर एक मूर्ख दरबारी ने कहा, हुजूर, हमें तो सारी जमीन बेचकर राज्य के खजाने में धन जमा कर लेना चाहिए। यह सबसे सरल तरीका होगा। सभी जमीनों को बेच दो और फिर राज्य के खजाने को भर लो। यह सुनकर अकबर और बाकी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने सवाल किया, क्या तुम सच में सोचते हो कि इस तरह से हम अपनी जमीन बेचकर राजस्व बढ़ा सकते हैं? क्या तुम समझते हो कि हमारी जमीन ही हमारे राज्य का सबसे बड़ा खजाना है? मूर्ख दरबारी ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, अगर हमें ज्यादा पैसा चाहिए तो यही एकमात्र तरीका है। हम जमीन बेचकर तुरंत पैसे पा सकते हैं और फिर हम अन्य चीजें खरीद सकते हैं। यह बात सुनते ही बाकी दरबारी भी हंसी में पड़ गए, लेकिन अकबर चुपचाप सोच में पड़ गए। अकबर ने अपनी आंखों में शरारत की चमक दिखाई और बीरबल को देखा। बीरबल ने स्थिति को समझते हुए मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, क्या आप मुझे कुछ समय दे सकते हैं ताकि मैं इस मूर्ख दरबारी को एक सबक दे सकूं? बीरबल का अद्भुत उत्तर। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस मामले को सुलझा लोगे। मैं इंतजार करूंगा। बीरबल ने दरबारियों से कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय चाहिए। मैं यह साबित करूंगा कि इस मूर्ख दरबारी की बात से राज्य को कितना नुकसान हो सकता है। आप देखेंगे, अगर हम अपनी जमीन बेचने का विचार करें तो यह हमारे राज्य की शक्ति और समृद्धि को कितनी बड़ी क्षति पहुंचाएगा। अकबर ने बीरबल को काम करने की स्वतंत्रता दी और बीरबल ने अगले दिन दरबार में आने का वादा किया। बीरबल का योजनाबद्ध कदम। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और अकबर के सामने खड़े होकर कहा, महाराज, मैंने कल जो फैसला सुना था वह बहुत ही मूर्खतापूर्ण था, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि इस दरबारी के विचार से हम कुछ सीख सकते हैं। फिर बीरबल ने कहा, मुझे आपको एक कहानी सुनानी है ताकि आप समझ सकें कि जमीन को बेचने से हमारी क्या हालत हो सकती है। अकबर ने ध्यान से सुना और बीरबल ने कहानी शुरू की। कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के पास बहुत जमीन थी और उसकी जमीन से वह अच्छी खासी आमदनी करता था। लेकिन एक दिन गांव में एक व्यापारी आया और उसने किसान से कहा, तुम्हारी जमीन बहुत मूल्यवान है, मैं इसे तुमसे खरीदना चाहता हूं। मैं तुम्हें इसके बदले बहुत अच्छा पैसा दूंगा। किसान ने सोचा, अच्छा पैसा मिल रहा है तो क्यों न बेच दूं। उसने जमीन बेच दी और बहुत पैसा लेकर घर चला गया। लेकिन कुछ ही महीने बाद उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जमीन बेचकर सबसे बड़ी गलती की थी। अब वह जमीन नहीं थी जिस पर वह खेती कर सकता था। व्यापार में उसने कोई बड़ा मुनाफा नहीं कमाया और समय के साथ उसका पैसा भी कम होने लगा। उसे समझ में आया कि जमीन बेचना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वह अपनी रोजी रोटी के लिए उसी जमीन पर निर्भर था। महाराज, ठीक उसी तरह जैसे उस किसान ने अपनी जमीन बेच दी, अगर हम अपनी जमीन बेचकर पैसा लेंगे तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था और संसाधनों का भी वही हाल होगा। हम अपनी जमीन से जितना राजस्व प्राप्त करते हैं उतना कहीं और से नहीं पा सकते। हमारे पास संसाधन हैं और हमें उनका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। जमीन को बेचने से हम अपने देश की नींद को खो देंगे। कहानी सुनने के बाद अकबर ने ध्यान से सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा दृष्टिकोण सही है। जिस तरह किसान ने अपनी जमीन बेचने की सोचकर बड़ी गलती की, ठीक वैसे ही अगर हम अपनी जमीन और संसाधन बेच देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। मूर्खता से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। अकबर ने उस मूर्ख दरबारी को अपनी गलती समझाई और कहा, तुमने जो प्रस्ताव दिया था
वह राज्य के लिए खतरे का कारण बन सकता था। यह हमारी महानता और समृद्धि को नष्ट कर सकता था। इसीलिए हमेशा अपने फैसले सोच समझकर लेने चाहिए। दरबारी शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और उसने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। कहानी का संदेश। इस घटना के बाद अकबर ने दरबार में सभी को एक सीख दी। बीरबल ने हमें यह साबित किया कि एक मूर्ख व्यक्ति का निर्णय पूरे राज्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम सभी को अपने फैसलों में समझदारी और बुद्धिमत्ता का ध्यान रखना चाहिए। मूर्खता कभी भी समझदारी से बड़ा नहीं हो सकती। कहानी 9। दिल्ली के बादशाह अकबर का दरबार हर रोज अद्भुत किस्सों से गुलजार रहता था। एक दिन कुछ अलग ही घटना घटी। दिल्ली में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं। लोग परेशान थे। बाजारों में, गलियों में, हवेलियों में हर जगह चोरों का आतंक था। अकबर ने गुस्से में कहा, अगर जल्दी कोई उपाय नहीं हुआ तो आधी दिल्ली खाली हो जाएगी। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, चोरों को पकड़ना मुश्किल नहीं, बस उन्हें चतुराई से पकड़ना होगा, तलवार से नहीं। अकबर ने आदेश दिया, तो बीरबल, मैदान तुम्हारा है, चोरों को पकड़ो। बीरबल ने दिल्ली में सूचना फैला दी, जो भी चोर हैं वो दरबार में आकर अपनी होशियारी का परिचय दें। सबसे चालाक को इनाम मिलेगा। पूरा शहर हक्का बक्का। अरे, चोरी करोगे तो पकड़ने का डर और यहाँ इनाम मिलने का वादा। 3 चालाक चोर रहीम, नसीर और सुल्तान आपस में बोले, चलो अपनी अक्ल दिखाते हैं, बीरबल को मूर्ख बना देंगे। वे दरबार में आ पहुंचे, बड़े रोब से, बड़ी शराफत के साथ, और बोले, हुजूर, हम तीनों सबसे चालाक चोर हैं। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल मुस्कुराए, तो ठीक है, अब परीक्षा होगी। बीरबल ने तीनों से कहा, तुम तीनों को एक एक संदूक दिया जाएगा। उनमें से केवल एक संदूक में असली खजाना होगा। अगर तुम सही संदूक चुन लो तो जीत तुम्हारी, वरना पकड़ जाओगे। तीनों चोरों को 3 संदूक मिले। रहीम ने सोचा सबसे भारी संदूक में खजाना होगा। नसीर ने सोचा सबसे चमकीला संदूक असली होगा। सुल्तान ने सोचा सबसे साधारण संदूक में ही कुछ खास होगा। तीनों ने अलग अलग संदूक उठाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब संदूक खोलने से पहले दरबार में सबके सामने एक सवाल का जवाब दो, अगर संदूक खाली निकला तो क्या करोगे? रहीम बोला, मैं कह दूंगा कि किस्मत खराब थी। नसीर हंसते हुए बोला, मैं कहूंगा कि संदूक बदला गया था। सुल्तान गंभीर होकर बोला, मैं मान जाऊंगा कि मैं चालाक नहीं था। बीरबल ने तुरंत सुल्तान की ओर इशारा किया, यही असली चोर है, सबसे चतुर। सुल्तान चौंका, हुजूर, कैसे पहचाना? बीरबल बोले, क्योंकि सच्चा चालाक वही होता है जो हार स्वीकार कर सके। बाकी 2 झूठ गढ़ने को तैयार थे। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने अगली चाल चली। उन्होंने तीनों चोरों को 100-100 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, इन्हें रात भर अपने पास रखो, सुबह लौटाना। जो एक भी मुद्रा कम या ज्यादा करे वही पकड़ा जाएगा। तीनों चोर मुद्राएं लेकर गए। रहीम ने सोचा 1-2 मुद्रा चुराकर वापस कर दूंगा, कौन गिनता है। नसीर ने सोचा सभी वापस कर दूंगा, पर 2 नकली सिक्के जोड़ दूंगा। सुल्तान ने सोचा ठीक से लौटाऊंगा, वरना फंस जाऊंगा। सुबह जब तीनों दरबार में आए, बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस गायों का एक झुंड मंगवाया और तीनों के चारों ओर घुमा दिया।
गायों ने रहीम के पास जाकर सूंघा और बार बार रंभाने लगीं। नसीर के पास जाकर गायों ने सींग मारने की कोशिश की। सुल्तान के पास गायें शांत रहीं। बीरबल हंसते हुए बोले, गायों को दूध से मतलब है। ये दूध की पूजा करती हैं, पर बेईमानी की नहीं। जो दूध जैसा साफ होगा, गायें उसे पहचानती हैं। अकबर ने आदेश दिया, रहीम और नसीर को जेल में डालो। अब सुल्तान बचा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आखिरी परीक्षा होगी। एक रात के अंदर राजमहल से कुछ भी चुरा कर दिखाओ और सुबह तक हमारे पास पहुंचाओ। सुल्तान मुस्कराया, ठीक है हुजूर। रात को सुल्तान महल में पहुंचा, पर उसने कुछ नहीं चुराया। सुबह जब वह दरबार में पहुंचा तो उसके हाथ में सिर्फ एक गुलाब का फूल था। उसने बीरबल को फूल देते हुए कहा, मैंने राजमहल के बाग से यह फूल तोड़ा है, क्योंकि गुलाब ही असली खजाना है, इज्जत का प्रतीक। बीरबल हंस पड़े और बोले, वाह, चोर तो चोर मगर दिल से शायर निकले। अकबर भी मुस्कराए और बोले, बीरबल, ऐसे चोर को तो दिमाग का इस्तेमाल करने की नौकरी देनी चाहिए। सुल्तान को अकबर ने महल के बागों का रक्षक बना दिया और बीरबल को फिर एक बार सबसे चतुर न्याय करने का इनाम मिला। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, एक चतुराई केवल चालाकी नहीं होती, सच्चाई से भी जुड़ी होती है। दो, सही पहचान केवल आंखों से नहीं, दिल से होती है। तीन, बुद्धिमानी वही है जो हार को भी हिम्मत से स्वीकारे। बीरबल की गहरी समझ और सधी हुई चालों ने फिर एक बार साबित कर दिया, बुद्धि की असली परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में होती है। कहानी 10। बादशाह अकबर को अपने दरबार में नित्य नए मनोरंजन और नई चुनौतियां रचने का बड़ा शौक था। उनकी सोच हमेशा कुछ अलग, कुछ अनूठा करने की होती थी। इसी वजह से उनके दरबार में दुनिया भर के ज्ञानी, कलाकार और विचारक आते जाते रहते थे, परंतु उनमें से कोई भी बीरबल जैसा नहीं था। बीरबल की बुद्धि, चतुराई और सहज हास्य बुद्धि अकबर के दिल में एक खास जगह बना चुकी थी। जब भी अकबर उदास होते या थक जाते, बस बीरबल को याद करते और सारा माहौल रंगीन हो जाता। लेकिन उसी सजीले दरबार में एक दिन कुछ अलग घटा। अकबर का मन उस दिन अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। वे सोचते रहे, कुछ नया चाहिए, कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने न देखा हो, न पाया हो। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए ऐलान किया, आज मैं दरबारियों से एक असाधारण चीज की मांग करता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे एक ऐसा तोहफा दे जो इस दुनिया में किसी के पास न हो, ना कभी था, ना कभी होगा। सभी दरबारी हक्के बक्के रह गए। ऐसा तोहफा कैसे संभव है? कुछ दरबारी तुरंत सोचने लगे, कोई दुर्लभ हीरा, कोई अद्भुत घोड़ा, या फिर कोई जादुई वस्तु। पर हर विचार अधूरा था, क्योंकि इस शर्त को पूरा करना नामुमकिन था, जो किसी के पास न हो। अकबर ने चारों ओर नजर घुमाई और मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। तो बीरबल बादशाह बोले, क्या तुम मुझे ऐसा तोहफा दे सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाया और बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, जहां पनाह आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं आपको एक ऐसा तोहफा दूंगा जिसे न पहले किसी ने पाया है, न पा सकेगा। पर इसके लिए मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है, बीरबल। 3 दिन में तोहफा मेरे सामने होना चाहिए। पहला दिन। बीरबल अपने घर लौटे। वह रास्ते भर सोचते रहे। यह कोई मामूली चुनौती नहीं थी।
रात को उन्होंने एक लालटेन जलाई, कागज कलम निकाला और अपने विचारों की एक लिस्ट बनानी शुरू की। कोई अनमोल वस्तु, कोई जादुई कहानी, कोई अनूठा अनुभव, लेकिन हर विचार अधूरा लग रहा था। तोहफा वो होना चाहिए जो दिल से मिले और जिसकी मिसाल न हो। बीरबल बुदबुदाए। तभी उनके दिमाग में एक चिंगारी सी फूटी। वे मुस्कुराए और बोले, हम्मा, तोहफा चीजों से नहीं, भावनाओं से बनता है। दूसरा दिन। अगले दिन बीरबल ने बाजारों का दौरा किया। उन्होंने सुनारों, कारीगरों, चित्रकारों से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ खरीदा नहीं। लोगों को हैरानी हो रही थी। बीरबल साहब आज खाली हाथ क्यों घूम रहे हैं? पर बीरबल की आंखें कुछ और ढूंढ रही थीं। वह हर जगह एक भावना, एक विचार, एक जादू तलाश रहे थे। शाम होते होते बीरबल को वह जवाब मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। वे चुपचाप अपने घर लौटे और तोहफा तैयार करने में लग गए। तीसरा दिन। अकबर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दरबार में भी एक अजीब उत्सुकता थी। हर दरबारी जानना चाहता था कि बीरबल आखिर क्या लाएंगे। बादशाह ने सिंहासन पर बैठते ही कहा, बीरबल, अब देर न करो, मेरा तोहफा पेश करो। पूरा दरबार सन्नाटा साधे देख रहा था। सबकी सांसें थमी हुई थीं। बीरबल मुस्कुराए। वे एक सुंदर लाल मखमली डिब्बा लेकर दरबार के बीच आए। डिब्बे को बड़े सम्मान से उन्होंने बादशाह के सामने रखा और बोले, जहां पनाह, इसमें वह तोहफा है जो किसी के पास नहीं है और कभी नहीं होगा। अकबर ने उत्सुकता से डिब्बा खोला, पर डिब्बे के भीतर कुछ नहीं था। हाँ, एक छोटा सा सुंदर पत्र रखा था। अकबर ने पत्र निकाला और पढ़ा, जहां पनाह के लिए एक ऐसा तोहफा जिसका कोई मोल नहीं, जो अनमोल है, जो न बिकता है, न चुराया जा सकता है। यह तोहफा है बीरबल का सच्चा प्रेम और वफादारी। यह प्रेम केवल आपके लिए है और किसी और के पास नहीं है। यह अनूठा है, अपराजेय है और अमर है। अकबर की आंखें कुछ पल के लिए पत्र पर टिकी रहीं। फिर वे मुस्कुराए। उनकी मुस्कान धीरे धीरे गहरी होती चली गई। फिर अचानक वे हंस पड़े, एक खुली, गूंजती हुई हंसी। सारा दरबार भी मुस्कुरा उठा। अकबर ने बीरबल को पास बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि के साथ तुम्हारा हृदय भी उतना ही सुंदर है। इस दुनिया में सबसे दुर्लभ वस्तु किसी का सच्चा प्रेम और निष्ठा, यही असली तोहफा है। और यह सचमुच केवल मेरे पास है। उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया। दरबारियों ने तालियां बजाईं। आज भी बीरबल ने फिर एक बार सभी को चौंका दिया था, लेकिन इस बार किसी चतुराई से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई से। बादशाह अकबर उस दिन से बीरबल पर और भी अधिक विश्वास करने लगे। उन्होंने अपने निजी दस्तावेजों, गुप्त योजनाओं और भविष्य के राजनैतिक निर्णयों में बीरबल की राय लेना शुरू कर दिया। और जब जब अकबर का मन उदास होता, वे उस पत्र को अपने कक्ष में निकालकर पढ़ते। हर बार वही शब्द उन्हें याद दिलाते, सच्चा प्रेम और वफादारी, यही दुनिया का सबसे अनोखा तोहफा है। बीरबल का दिया वह तोहफा आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है, क्योंकि असली तोहफे नजर नहीं आते, वे दिल में बसते हैं। कहानी 11। जब बीरबल ने अकबर को बिना बोले सबसे बड़ा सबक सिखाया। सम्राट अकबर का दरबार हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। संगीत, शेरो शायरी, ज्ञान और बुद्धिमत्ता का अद्भुत संगम वहां हर दिन देखने को मिलता था।
पर सबसे खास बात थी अकबर और बीरबल की जुगलबंदी। जहां अकबर का सवाल होता वहां बीरबल का जवाब भी जरूर होता, और कभी कभी बीरबल के जवाब इतने गहरे होते कि पूरा दरबार सोच में डूब जाता। ऐसा ही एक किस्सा उस दिन घटा जिस दिन बीरबल ने बिना एक शब्द बोले अकबर को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। अकबर का मन उन दिनों बेहद व्यस्त और थोड़ा विचलित हो उठा था। राज्य के कामों का भार, विदेशी व्यापारियों से सौदे, कुछ दरबारियों की शिकायतें, सब कुछ उनके सिर पर था। जब काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता तो अकबर कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते। ऐसे समय में वह अक्सर अपने दरबारियों पर गुस्सा उतारते थे, चाहे गलती किसी की हो या न हो। बीरबल ने यह सब चुपचाप देखा। उन्होंने महसूस किया कि बादशाह का व्यवहार बदलता जा रहा है। राज्य का भार तो समझ आता था, लेकिन हर छोटी बात पर गुस्सा करना, यह एक राजा के शान के खिलाफ था। बीरबल जानते थे कि अकबर को इस बात का एहसास कराना बेहद जरूरी है। लेकिन कैसे? अगर वो सीधे सीधे बोलते तो शायद अकबर बुरा मान जाते। बीरबल को एक ऐसी तरकीब सोचनी थी जो बादशाह को खुद अपनी गलती का एहसास कराए बिना बोले। अगले दिन बीरबल सुबह सुबह दरबार पहुंचे। उनके हाथ में एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा था। घड़े के भीतर कुछ था, लेकिन क्या, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच घड़ा रख दिया और राजा की ओर झुककर बोले, जहां पनाह, आज मैं एक अनोखा खेल आपके साथ खेलना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? अकबर, जो वैसे भी थोड़ी राहत चाहते थे, मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारे खेलों में हमेशा कुछ न कुछ नया होता है। शुरू करो। बीरबल ने घड़े का मुंह खोला। भीतर से एक सुंदर चमकदार मोरपंख निकला। सभी दरबारी चौंक गए। फिर बीरबल ने एक छोटी सी थाली निकाली जिसमें थोड़ी सी पानी भरी थी। मोरपंख को थाली में रखा गया। अब बीरबल बोले, जहां पनाह, आपको बस एक काम करना है। इस मोरपंख को थाली में तैरते हुए संतुलन में रखना है। ना वह डूबे ना एक ओर गिरे, बस बीचों बीच संतुलित रहे। अकबर ने हंसते हुए थाली उठाई। यह तो आसान है। उन्होंने थाली को बहुत ध्यान से पकड़ा और मोरपंख को बीच में रखने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा इधर-उधर हुआ, पानी की सतह पर हलचल हुई और मोरपंख एक तरफ खिसक गया। अकबर ने दोबारा कोशिश की। फिर से वही हुआ। अब उन्होंने कुछ ज्यादा जोर से थाली को हिलाया ताकि पानी स्थिर रहे, पर इससे पानी और उछल गया और मोरपंख फिर एक कोने में चला गया। बार बार कोशिश करने पर भी अकबर मोरपंख को संतुलित नहीं रख सके। उनका चेहरा थोड़ा गुस्से में आने लगा। यह क्या मजाक है, बीरबल? अकबर गरजे, ये तो नामुमकिन है। बीरबल ने अब भी कुछ नहीं कहा। वे बस मुस्कुराते रहे। उन्होंने धीरे से थाली को लिया और खुद कोशिश नहीं की। बस मोरपंख को ध्यान से देखा और थाली को एक बहुत ही स्थिर जगह रख दिया, जमीन पर। अब मोरपंख बिल्कुल संतुलित था, ना इधर ना उधर। बिना बोले बीरबल ने अकबर की ओर देखा। उनकी आंखों में एक शांत संदेश चमक रहा था। अकबर तुरंत सब समझ गए। अकबर की आंखें फैल गईं। उनके भीतर एक गहरी समझ की लहर दौड़ी। बीरबल उन्हें यह सिखा रहे थे, जब तक इंसान खुद बेचैन रहेगा, तब तक वह अपने जीवन के मोरपंख को भी संतुलित नहीं कर सकता। पर जब वह खुद स्थिर रहेगा, शांत, धैर्यवान, तभी जीवन अपने आप संतुलित हो जाएगा। अकबर ने थाली की ओर देखा, फिर खुद को महसूस किया। बीते कुछ समय में वह खुद कितने बेचैन, कितने गुस्सैल हो गए थे।
अपनी ही अशांति के कारण उन्होंने अपने दरबार, अपने लोगों और खुद के जीवन को डगमगा दिया था। आज बीरबल ने बिना एक शब्द बोले, सिर्फ एक मोरपंख और पानी की थाली से उन्हें एक गहरी सीख दी थी। अकबर ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में नम्रता थी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और सबके सामने कहा, बीरबल, आज तुमने जो सबक दिया है वह मेरी पूरी जिंदगी का सबसे अनमोल सबक है। तुमने बिना एक शब्द बोले मेरी आंखें खोल दी। मैं वादा करता हूं आज से पहले खुद को स्थिर करूंगा ताकि मेरा पूरा साम्राज्य स्थिर और खुशहाल रहे। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हर दरबारी ने महसूस किया कि आज सिर्फ अकबर ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति ने कुछ सीखा था। उस दिन के बाद अकबर का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते थे। जब भी मन अशांत होता, वे कुछ पल के लिए रुकते, गहरी सांस लेते और सोचते, थाली को स्थिर करना है, खुद को नहीं हिलाना है। उनकी यह स्थिरता पूरे राज्य में सुख और समृद्धि लेकर आई। लोग अकबर के न्याय और करुणा की मिसालें देने लगे। और बीरबल, उनकी बुद्धिमानी और सादगी ने एक बार फिर से साबित कर दिया, सच्चा शिक्षक वह है जो शब्दों से नहीं, उदाहरण से सिखाता है। कहानी 12। दिल्ली का बादशाही दरबार। सुनहरी धूप में चमकता लाल किला। अकबर का आलीशान महल जहां हर रोज न्याय, बुद्धिमत्ता और चतुराई की कहानियां गढ़ी जाती थीं। और जब बात चतुराई की हो तो नाम सबसे ऊपर आता था बीरबल का। बीरबल की सूझबूझ, हाजिर जवाबी और हास्य बुद्धि के किस्से दूर दूर तक फैले थे। पर आज का दिन कुछ अलग था। आज सम्राट अकबर खुद कुछ ठान कर बैठे थे। आज देखता हूं कैसे बीरबल मुझे चकमा देता है। अकबर ने बीरबल को सबक सिखाने की ठानी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज खुद उन्हें ऐसा चकमा मिलेगा कि इनाम देने को मजबूर हो जाएंगे। सुबह होते ही दरबार में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। आज दरबार में सबसे बुद्धिमान को परखा जाएगा। जो राजा को चकमा दे देगा उसे मिलेगा सोने का हार और 100 मोहरें। पूरा दरबार कौतूहल में भर उठा। सब सोचने लगे, अरे वाह, बस राजा को बेवकूफ बनाना है और सोना पाना है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। अकबर कोई मामूली राजा नहीं थे। उनकी तेज नजरें, उनकी चालाकी सबको मात देती थी। और फिर बीरबल भी मुस्कुराते हुए दरबार में आए। उनकी चाल में वही आत्मविश्वास था, उनकी आंखों में वही शरारती चमक। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, आज तुम्हारा असली इम्तिहान है। अगर तुम मुझे बेवकूफ बना सको तो सोना तुम्हारा, वरना आज दरबार में तुम्हारी किरकिरी होगी। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, आपकी परीक्षा में पास होना तो सौभाग्य की बात है, लेकिन बेवकूफ बनाने की अनुमति किस आधार पर मिलेगी? कोई नियम भी होंगे? अकबर ने हंसते हुए कहा, हाँ, नियम ये है, तुम कुछ ऐसा करोगे कि मैं खुद मान लूं कि हाँ, मुझे मूर्ख बना दिया गया, तभी इनाम मिलेगा। बीरबल ने सिर झुकाया और खेल शुरू हो गया। पूरे दिन दरबार चलता रहा। कोई चुटकुला सुनाता, कोई पहेली पूछता, कोई चालाकी दिखाता। लेकिन अकबर हंसते भी तो मुस्कुराकर कहते, ना भई ना, अभी तक कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना पाया। सभी दरबारी निराश। सोच रहे थे बीरबल भी शायद हार मान जाएगा। लेकिन बीरबल शांत बैठे रहे, जैसे कुछ बड़ा सोच रहे हों। अकबर ने कई बार बीरबल से कहा, कुछ करोगे या हार मान लोगे? बीरबल ने सिर हिलाकर बस मुस्कुरा दिया और बोले,
समय आने पर सब कुछ होगा, हुजूर। अगली सुबह बीरबल दरबार में देर से आए, हाथ में एक बड़ा सा थैला। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लगता है बीरबल कुछ बड़ा करने वाला है। बीरबल ने राजा के सामने झुककर प्रणाम किया और कहा, हुजूर, आज मैं आपके लिए एक खास चीज लाया हूं। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या है बीरबल? बीरबल ने थैला खोला और उसमें से निकाली एक साधारण सी मिट्टी की गुड़िया। दरबार में हल्की हंसी की फुसफुसाहट गूंज उठी। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, ये क्या मजाक है बीरबल? मिट्टी की गुड़िया? बीरबल ने गंभीरता से कहा, नहीं हुजूर, ये कोई साधारण गुड़िया नहीं। ये आपके जैसा दिखने वाला एक विशेष पुतला है। अकबर ने ध्यान से देखा। गुड़िया का चेहरा बड़ी सफाई से बनाया गया था, नकली दाढ़ी, नकली मुकुट और रेशमी कपड़े। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर ने भी हंसते हुए कहा, तो अब तुम मुझे गुड़िया बना दोगे? यही चकमा है? बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और कहा, नहीं महाराज, असली चकमा अभी बाकी है। अगर आप आज इस गुड़िया के जैसी कुछ भी हरकत कर दें, तो आप खुद मानेंगे कि आपको मूर्ख बना दिया गया। अकबर ने चुनौती स्वीकार की। बीरबल ने गुड़िया के हाथ में एक छोटा घड़ा थमाया और फिर कहा, हुजूर, अब दरबार में घोषणा करवा दीजिए कि जो भी इस घड़े में झांकेगा वह अपना भविष्य देख पाएगा। अकबर को बात मजेदार लगी। उन्होंने ढिंढोरा पिटवाया, जो इस जादुई घड़े में झांकेगा उसे अपना भविष्य दिखाई देगा। जैसे ही घोषणा हुई, दरबार में हड़कंप मच गया। सब दरबारी उत्साहित, भविष्य देखने की चाह में लाइन लग गई। पहला दरबारी आगे बढ़ा। उसने घड़े में झांक कर देखा, लेकिन घड़े में सिर्फ पानी था। वह सकुचाकर हट गया। दूसरा दरबारी आया, वही नतीजा। तीसरा, चौथा, पांचवा। सब झांकते रहे। कुछ शर्मिंदा होके हटते, कुछ मुस्कुराते हुए, पर कोई भी भविष्य नहीं देख पाया। अकबर भी उत्सुक हो उठे। उन्होंने सोचा, आखिर इसमें ऐसा क्या है? उन्होंने बीरबल से कहा, अब मैं खुद इस घड़े में झांकूंगा। बीरबल ने सिर झुकाकर इशारा किया, हुजूर, आपका स्वागत है। अकबर सिंहासन से उठे और गुड़िया के पास आए। उन्होंने झुककर घड़े में झांका और तभी छपाक, गुड़िया के हाथ का घड़ा अचानक गिर पड़ा और सारा पानी अकबर पर गिर गया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी भीगे हुए खड़े थे, सिर से पैर तक पानी में डूबे। अकबर कुछ पल के लिए अवाक रह गए। फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, ये क्या था? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैंने तो कहा था, अगर आप इस गुड़िया जैसी हरकत करेंगे तो आपको मूर्ख मानना पड़ेगा। गुड़िया तो घड़ा गिराने वाली थी और आपने भी वही किया। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने अपने भीगे वस्त्रों की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने सच में मुझे मूर्ख बना दिया, और इतने अच्छे तरीके से कि गुस्सा भी नहीं आ रहा। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर ने उसी क्षण अपने गले का सोने का हार उतारकर बीरबल को भेंट कर दिया। साथ ही 100 स्वर्ण मुद्राएं भिजवाने का हुक्म दिया और हंसते हुए बोले, आज के बाद अगर कोई पूछे कि अकबर को किसने बेवकूफ बनाया, तो हम गर्व से कहेंगे, हमारे बीरबल ने। कहानी से सीख, चतुराई में भी विनम्रता होनी चाहिए।
असली बुद्धिमानी वही है जो सामने वाले को हंसते हंसते अपनी भूल का एहसास कराए। अपनी गलतियों पर मुस्कुराना भी एक राजा का गुण होता है। सच्ची चतुराई वह है जो प्रेम और आदर के साथ अपनी बात मनवा ले।